Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. And after a very long period of time we are discussing any novel or poem here because of my health issues. मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो अपलोड करूँ और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉवेल्स या फिर पोम्स हैं उनको हम कंप्लीट कर पाएँ. सो टुडे हियर विल डिस्कस अबाउट दी पोम फ्रीडम टू स्लेव विच इज रिटन बाय एचएलवी डरेजियो. सो आज हम इस पोम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हम देख लेते हैं कि हम इस पोम के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द ऑथर एचएलवी डरेजियो. देन विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस पोम कि इस पोम में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं. देन विल डिस्कस अबाउट द समरी एनालिसिस एंड द थीम्स. दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द ऑथर एचएलवी. सो गाइज हियर इज इंट्रोडक्शन टू द ऑथर एचएलवी डरेजियो. एचएलवी डरेजियो का जो कंप्लीट नेम है वो है हेनरी लेयस विवियन डरेजियो एंड ही वाज बोर्न ऑन 18th अप्रैल 1809. इस दिन इनका जन्म होता है एंड ही लिव्ड अ वेरी शॉर्ट बट अ मेमोरेबल लाइफ. हम कई बार कहते भी है ना कि जिंदगी बेशक से छोटी हो बट वो मेमोरेबल होनी चाहिए कि लोग हमें याद करें. सो उनकी लाइफ काफ़ी छोटी रही बट मेमोरेबल वन. And he played a major role in ushering modern ideology among the young generation of Calcutta. जो modern ideology है आजकल के यूथ को तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर चुकी है, बट उस टाइम पर जो मॉडर्न आइडियोलॉजी है इंडिया के अंदर एंटर ही की थी थ्रू ब्रिटिशर्स. और जो एचएलवी डरेजियो है वो मॉडर्न आइडियोलॉजी को जो कि कैलकाटा की यंग जनरेशन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही थी उसको अशर करते हुए नजर आते हैं. एंड एचएलवी डरेजियो वॉज अ लेक्चरर, पोएट, रेडिकल थिंकर एंड फ्रीडम फाइटर. He was born of Anglo-Indian parents. जो इनके पेरेंट्स थे, his father was half Indian Portuguese and his mother was Britisher. So इसी कारण जो एचएलवी डरेजियो थे उन्हें हम कहते हैं कि वो एंग्लो इंडियन थे. In spite of foreign roots, डरेजियो had टाइम एंड आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज एन इंडियन. देखो जो इनके फादर थे वो हाफ पोर्चुगीज थे और जो इनकी मदर थी वो ब्रिटिशर थी, तो इस कारण ये एंग्लो इंडियन थे. और फॉरेन रूट्स होने के बावजूद इट्स मीन उनके जो पेरेंट्स थे वो फॉरेनर्स थे. इन स्पाइट ऑफ फॉरेन रूट्स जो डरेजियो है वो इंडिया के अंदर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और खुद को एज एन इंडियन आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है. His thoughts were very much influenced by his life incidents. Exactly. देखो कोई भी इंसान होता है ना उसके जो थॉट्स है ना वो उसके लाइफ इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. आप लोग अपनी लाइफ के इंसिडेंट से भी अपने थॉट्स को देखते होगे कि टाइम टू टाइम वो चेंज हो जाते हैं. तो सिमिलरली जो एचएलवी डरेजियो उनके थॉट्स भी उनकी लाइफ इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. एंड ही क्विट स्कूल एट द एज ऑफ 14 एंड शिफ्टेड टू भागलपुर. और ये जब 14 ईयर्स की एज के होते हैं स्कूल छोड़ देते हैं, भागलपुर शिफ्ट हो जाते हैं. And when he shifted to Bhagalpur, he was inspired by the beauty of river Ganga and started writing poetry. और जब ये भागलपुर शिफ्ट होते हैं तो जब ये जाते हैं तो ये रिवर गंगा को देखते हैं और गंगा की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और इतने ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि उसके ऊपर एक पोइट्री लिखना स्टार्ट कर देते हैं. इन 1831 ही डाइड एट द एज ऑफ 22 बिकॉज ऑफ कॉलेरा. उस टाइम पर जो कॉलेरा है वो बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज़ थी, उसका कोई भी इलाज नहीं था. अब तो फिर भी हमारे पास मेडिसिन हैं. सो इन 1831 ही डाइड एट द एज ऑफ 22. ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम डरेजियो पब्लिश 2 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री. मतलब 22 साल की उम्र में ही उन्होंने 2 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री पब्लिश भी कर दी थी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतनी कम एज में. So that's all about introduction to the author or poet H.L.V. Duraisio. Now we'll discuss about introduction to this poem. So guys, here is the introduction to the poem, and this poem was first appeared in poem collection in 1827. It is a poem about a slave who regains his freedom after a prolonged captivity. अब यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है बिकॉज जो इंट्रोडक्शन टू द पोइट होता है उसको आप इतना ज़्यादा ध्यान से ना भी समझो चल जाएगा, बट ये मेन चीज़ है जो कि आपको अच्छे से समझनी है. सो ये पोएम जो है वो एक स्लेव के बारे में है जो कि फ्रीडम रीगेन कर पाता है. मतलब वो फ्री हो जाता है, जिस मतलब वो किसी का स्लेव था और वो स्लेव जो था उसका जो ऑनर था वो उस स्लेव को फ्री कर देता है. तो ये उस स्लेव की बारे में एक पोम है जिसको कि फ्रीडम मिल जाती है आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड कैप्टिविटी. बहुत लंबे टाइम तक वो उस ऑनर की कैद में रहता है उसका स्लेव बनकर, बट अब उसको फ्रीडम मिल गई है और उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. हियर अ फ्रीड स्लेव अप्रिशिएट्स हिज प्रेजेंट स्टेट एंड इम्प्लिसिटली कंट्रास्ट इट विद हिज लाइफ बिफोर फ्रीडम. तो यहाँ पर जो स्लेव है वो अप्रिशिएट करता है अपने प्रेजेंट स्टेट को क्योंकि वो फ्री हो चुका है, और वो अपने प्रेजेंट स्टेट को कॉन्ट्रास्ट करता है अपने पास्ट स्टेट से जब वो एक स्लेव था. सो गाइज नाउ विल डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ दिस पोम. सो दिस पोम बिगिंस विद एन एपिग्राफ. ये एक एपिग्राफ के साथ स्टार्ट होती है और वो एपिग्राफ क्या है? एंड एज द स्लेव डिपार्ट्स द मैन रिटर्न्स.
सो जैसे ही स्लेव डिपार्ट होता है मैन रिटर्न्स। आप इस लाइन का मतलब समझ रहे हो, बहुत डीप मीनिंग है कि मतलब उसे स्लेवरी से उसका पीछा छूट गया और अब वो एक इंसान के रूप में वापस आया। पहले वो किसी का स्लेव था, वो वही काम कर पाता था जो उसके ऑनर उसका करने के बोलता था, बट नाउ ही इज अ मैन हिमसेल्फ। वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है। दिस कोट इज टेकन फ्रॉम थॉमस कैंपबेल्स द प्लेजर ऑफ होप। और जो ये कोट है जो HLV डरेजियो ने यहाँ पर यूज किया है, ये थॉमस कैंपबेल के प्लेजर ऑफ होप से लिया गया है। सो हियर इज द समरी ऑफ लाइन 1 to 4। अगर आप लोगों के पास बुक है तो अपने सामने बुक खोल लें और उसमें से आप पहले वो पोम पढ़ें 1 to 4 लाइन, और फिर उसकी समरी आप यहाँ पर देख लें ताकि आपको अच्छे से वो लाइन क्लियर हो जाए। अगर आपके पास रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आ जाए एग्जाम में तो आप लोग वो अच्छे तरीके से लिख पाओगे, अगर साथ साथ में बुक में से लाइन रीड कर लोगे और फिर यहाँ पर उसका मीनिंग समझोगे तो। सो 1 to 4 लाइन में डरेजियो एंटिसिपेट्स रिगार्डिंग हिज स्टेट ऑफ माइंड। सो 1 to 4 लाइन जो है वहां पर डरेजियो बताता है कि जो स्लेव है उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। When he was told he ceased to be a slave, gave him pleasure and joy। क्या बताता है यहाँ पर डरेजियो कि जो स्लेव है उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है जब उसे ये पता चलता है कि अब तुम स्लेवरी से फ्री हो जाओगे। जब उसको ये बोला जाता है दैट यू आर सीज टू बी अ स्लेव, इससे उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। दिस लाइन गेव हिम प्लेजर एंड जॉय। He felt proud that he could also be live as a human being। जो स्लेव है उसे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि अब तक वो एज अ स्लेव जी रहा था, बट नाउ ऑनवर्ड्स ही कुड ऑल्सो बी लिव एज अ ह्यूमन बींग। तो वो इस चीज को बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता है और बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि देखो स्लेवरी का जो बोझ है वो वही इंसान समझ सकता है जो स्लेव था, और अब वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएगा, सारी चीजें खुद अपनी मर्जी से कर पाएगा। तो ये चीजें उसे बहुत अच्छा फील कराती है और वो सोचता है कि वो भी अब एक ह्यूमन बीइंग की तरह, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अपनी लाइफ जी पाएगा। एंड पोएट फोकसेस ऑन वर्ड हर्ट रेफर्स टू द इमोशंस ऑफ द पर्सन। और आप देखोगे 1 to 4 लाइन में हर्ट वर्ड का यूज हुआ है। वहां पर जो पोएट है वो किस चीज पर फोकस करता है, इमोशंस पर, बिकॉज जो आपके इमोशंस होते हैं वही तो हर्ट से आते हैं। तो यहाँ पर हर्ट वर्ड के थ्रू जो पोएट है वो स्लेव के इमोशंस पर फोकस करने की कोशिश कर रहा है। सो गाइज हियर इज अ समरी ऑफ लाइन 5 to 8। और यहाँ पर डरेजियो बताते हैं, डरेजियो रेफर्स टू द नोबल फीलिंग्स ऑफ द सोल, कि एक सोल के अंदर नोबल फीलिंग्स कौन कौन सी हो सकती हैं। एंड द नोबलेस्ट फीलिंग्स आर हैप्पीनेस, कंपैशन, प्राइड एटसेट्रा। ये सब नोबल फीलिंग्स, और इसके अलावा बहुत सारी नोबल फीलिंग्स है। तो यहाँ पर जो डरेजियो है वो नोबल फीलिंग्स को रेफर करता है। एंड दीज नोबलेस्ट फीलिंग्स डू नॉट एंड हियर, it rather includes all the qualities that make a person human being। exactly, noble feelings सिर्फ happiness, compassion या pride पर खत्म नहीं हो जाती हैं। वो सभी फीलिंग्स नोबल फीलिंग्स है जो आपको एक इंसान बनाती हैं, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बनाती है जो दूसरों के दुख दर्द को समझ सकता है। सो दीज आर द नोबलेस्ट फीलिंग्स विच मेक यू अ लिविंग ह्यूमन पर्सन, राइट, जो कि आपको एक इंसान बनाती है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता है। एंड स्लेव वॉज ट्रीटेड एज एन इंफीरियर क्रिएचर प्रीवियसली हु सर्व्ड हिज सुपीरियर्स, बट नाउ ही कुड एक्सप्लोर दोज फीलिंग्स वंस अगेन। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर पोइट क्या कहता है कि जो स्लेव था उसको इंफीरियर क्रिएचर की तरह पहले ट्रीट किया जाता था। जैसे कि आज के टाइम में भी आप देखोगे कि जो किसी के घर में वर्क करते हैं, मैं यहाँ पर किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लाइन यूज कर रही हूँ कि जो कि कुछ भी काम करते हैं, मतलब जो किसी के अंडर काम करते हैं, वो उस इंसान से हमेशा डर कर रहते हैं, इंफीरियर रहते हैं कि कहीं वो उसको काम से हटा ना दे। जैसे आप कहीं पर जॉब करते हो, आपको हमेशा एज अ इंफीरियर क्रिएचर वहां पर रहना पड़ेगा, बिकॉज देयर विल बी अ फियर ऑफ कि आपको उस वर्क से हटा ना दिया जाए। सो जो स्लेव है वो पहले एक इंफीरियर क्रिएचर था, बट अब वो खुशी फील करता है, उसको बहुत प्राउड फील होता है कि वो अब इन नॉबलेस्ट फीलिंग्स को दोबारा से एक्सप्लोर कर पाएगा। बिकॉज जब वो स्लेव था वो अपनी नॉबलेस्ट फीलिंग्स का फुल यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको अपने डिसीजंस किसी और के कहने पर लेने पड़ते थे, उसको वही करना पड़ता था जो उसको करने के लिए कहा जाता था। Now he had to kneel to nobody, this feelings elevated his thoughts। अब उसको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएगा, और ये जो फीलिंग है ना उसको बहुत ज्यादा खुशी देती है। ही कुड इवन थिंक फ्रीली, एग्जैक्टली, वो फ्री होकर सोच पाएगा कि हाँ जो वो सोचना चाहता है उसको सोच सकता है। इन दिस वे ही फाइंड्स हिमसेल्फ अ मैन। इस तरीके से जो एक स्लेव है वो मैन बनता है। हेयर पोइट एक्सप्लेन्स व्हेन अ मैन इज फ्री इन हिज मेंटल स्पेस,
he can explore the true meaning of being a human. This is the true line indeed. जब आप लोग फ्री होते हो अपने मेंटल स्पेस में, मतलब जिस टाइम पर आपके ऊपर कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, आप किसी चीज को लेकर टेंस्ड नहीं है, उस टाइम पर अच्छे से आप पढ़ाई भी कर पाओगे, आप अपना हर काम अच्छे से कर पाओगे. बट अगर आप किसी भी चीज को लेकर ट्रॉमा में हो, आपका मेंटल स्पेस फ्री नहीं है, यू विल नॉट एक्सप्लोर द थिंग्स. सो यहाँ पर पोइट वही कह रहा है, व्हेन अ मैन इज फ्री इन हिज मेंटल स्पेस ही कैन एक्सप्लोर ऑल द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग अ ह्यूमन. मतलब आप अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर सकते हो जब आपका मेंटल स्पेस फ्री होता है उस टाइम पर. सो गाइज, हियर इज द समरी ऑफ लाइन 9 to 16. Here Derezio explains how the freed slave draws inspiration from his surroundings. यहाँ पर डरेजियो क्या बताता है कि किस तरीके से जो फ्री स्लेव है वो इंस्पिरेशन लेता है अपने आसपास के लोगों से. क्योंकि देखो, अब तक वो एक स्लेव था तो उसको नहीं पता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था, तो उसको इंस्पिरेशन अपने सराउंडिंग से लेनी पड़ती है. Now he is free. He could appreciate the nature around him. Exactly. जो स्लेव है वो फ्री हो चुका है और वो अपने आसपास की चीजों को अप्रिशिएट कर सकता है, वो उनको जी भर के देख सकता है, वो जो उनके बारे में जो कमेंट करना चाहे कर सकता है. Here poet uses the metaphor breathe of heaven. Heaven is a reference to sky, breathe is a reference to air human breathe. Every human breathes, हर इंसान सांस लेता है. तो यहाँ पर जो पोइट है मेटाफर यूज करता है breathe of heaven. So here word heaven refers to the sky and breathe refers to the air which every human breathes. मतलब वो एक खुले हेवन में सांस ले पाएगा, अपनी मर्जी से हर चीज कर पाएगा. तो ये चीज यहाँ पर पोइट इस मेटाफर के थ्रू बता रहा है. He looked at the wild birds. Their flight filled his heart with happiness. मतलब बर्ड्स का पूरा एक झुंड जा रहा है, वो उनको देखता है, एंड दिस थिंग फिल्ड हिज हार्ट विद हैप्पीनेस. बाय वर्ड वाइल्ड पोइट मीन्स द अनटेम्ड स्पिरिट. एग्जैक्टली. देखो, जो वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं या कोई भी चीज जो वाइल्ड है ना, उसको आप टेम नहीं कर सकते क्योंकि वो वाइल्ड है. जैसे अगर हम बात भी करें, जो फर्स्ट एनिमल था जिसको ह्यूमंस ने टेम किया था, चलो अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में, विच वॉज द फर्स्ट एनिमल ह्यूमन टेम्ड, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. तो मतलब हमने एनिमल्स को स्टार्टिंग में टेम करना स्टार्ट किया, लेकिन जो वाइल्ड चीजें होती है उनको टेम्ड नहीं किया जा सकता. सो वाइल्ड जो यहाँ पर वर्ड है वो दिखा रहा है कि ये अनटेम्ड स्पिरिट्स हैं. He then looked upon the running stream, rolled away beneath his feet. उसके बाद वो बहते हुए पानी को देखता है जो कि उसके पैरों के नीचे से जा रहा है. मतलब वो पानी में खड़ा है और उसके पैरों के नीचे से पानी निकलता हुआ जा रहा है. Standing near the river and appreciating the beauty of the nature. और वो यहाँ पर खड़े होकर इस पूरे नेचर को अप्रिशिएट करता है. So in this line, running stream contains the personification. Exactly. हिंदी में अगर बोले तो मानवीयकरण अलंकार, अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच. अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ फिगर ऑफ स्पीच जैसे सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ये सारी चीजें डिस्कस करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना. मैं आपके साथ एक फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूंगी ताकि आप जो पोम में इस तरीके की चीजें यूज होती है ना, आप वो अच्छे तरीके से समझ पाओगे. सो यहाँ पर जो पॉइंट है रनिंग स्ट्रीम के थ्रू में, मतलब रनिंग स्ट्रीम को उसने पर्सोनिफाई कर रखा है. अब देखो, जो स्ट्रीम है वो भाग थोड़ी रही है, मतलब वो पानी बह रहा है, बट उसको पर्सोनिफाई करके दिखाया गया है दैट स्ट्रीम इज रनिंग. द सीन फिल्ड हिम विद प्लेजर, मेड हिम वंडर अबाउट हिज ऑन फ्रीडम. मतलब इतने से सीन से जो वो स्लेव है जो फ्री हुआ अभी, वो इतना ज्यादा प्लेजर फील कर रहा है और वो सोचता है अपनी आगे की फ्रीड लाइफ के बारे में. सो मेड हिम वंडर अबाउट हिज ऑन फ्रीडम. ही सेड, आई एम एज फ्री एज दे. दिस एक्सक्लेमेशन रिफ्लेक्ट्स हिज मेंटल हैप्पीनेस. मतलब आप यहाँ समझ सकते हो, आई एम एज फ्री एज दे, तो उसकी मेंटल हैप्पीनेस को यहाँ पर दिखाया गया है. एंड टर्म्स यूज्ड हियर, विंड्स, बर्ड्स एंड फ्लड्स आर द सिंबल्स ऑफ फ्रीडम. अब देखो, जो विंड है उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, बर्ड्स है उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, फ्लड है वो आनी ही आनी है, नोबडी कैन स्टॉप. सो दीज आर द थिंग्स विच नोबडी कैन स्टॉप. सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ फ्रीडम. So guys, here is the summary of lines 17 to 20. Here Derezio shifts his subject. अब यहाँ पर Derezio अपना subject थोड़ा सा shift करता है. He describes how he sees freedom. So here Derezio says that there is magic in the very word itself. यहाँ पर Derezio, मतलब अब तक तो Derezio ने स्लेव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि वो फ्रीडम के बारे में क्या सोचता है, वो फ्रीडम को कैसे देखता है. सो यहाँ पर वो क्या कहता है, दैट देयर इज अ मैजिक इन दिस वर्ड फ्रीडम इटसेल्फ. मतलब ये जो शब्द है, जो ये वर्ड है फ्रीडम, ये खुद किसी मैजिक से कम नहीं है. When we pronounce any word by closing our eyes, we can feel the essence tied to it. You can even try it.
जब हम किसी वर्ड को पूरी फीलिंग के साथ आईज क्लोज करके बोलते हैं तो आप उसका पूरा एसेंस फील कर पाते हो. इट ट्रांसेंड्स द सोल, एलिवेट्स द माइंड एंड फ्रीज द स्पिरिट, इट अल्टर्स द सोल. सो जो फ्रीडम वर्ड है ये आपकी सोल को ट्रांसेंड कर देता है, आपके माइंड को एलिवेट कर देता है और आपकी जो स्पिरिट है ना उसको बिल्कुल फ्री कर देता है. इट अल्टर्स अ पर्सन्स सोल. सो हियर पोइट कंपेयर्स द ह्यूमन सोल टू एन आल्टर. आल्टर समझते हो, मतलब जो वर्शिप प्लेस होता है. सो इट इज लाइक अ टेम्पल वेयर द लॉर्ड रिसाइड्स. सो फ्रीडम इज द प्रीस्ट हु लाइट्स द टेम्पल. आप देख रहे हो कि जो डरेजियो है कितने अमेजिंग वर्ड्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं. इन दिस वे फ्रीडम एनलाइटन्स द स्पिरिट एंड डार्कनेस फेड्स फ्रॉम देयर. सो यहाँ पर जो डरेजियो वो कहते हैं फ्रीडम जो है वो हमारे सोल की, मतलब हमारी जो सोल है वो एक टेम्पल है, हमारी सोल की प्रीस्ट है फ्रीडम. जब हम फ्री होते हैं तो हम प्रीस्ट की तरह कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज जो हमारा टेम्पल होता है उसका हेड कौन होता है, प्रीस्ट होते हैं. तो सिमिलरली इफ अ पर्सन इज फ्री ही कैन टेक हिज ऑन डिसीजंस. सो वही चीज यहाँ पर बताई गई है. इन दिस वे फ्रीडम एनलाइटन्स द स्पिरिट. और जब आप फ्री हो तो आपकी जो स्पिरिट है वो खुद ही एनलाइटन हो जाती है और डार्कनेस खुद ही वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि आप अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे हो. वहां पर किसी और का साया नहीं है, किसी और के डार्कनेस के अंडर आप अपने डिसीजंस नहीं ले रहे हो. Its frame has an eternal quality. As long as the man lives, the light of freedom stays with him. तो यहाँ पर पोइट यही कहता है कि जब तक एक इंसान जिंदा रहता है, as long as the man lives, light of freedom stays with him. And here is the summary of line 21 to 24. Here D'Alessio explains the theme of patriotism. अब देखो जो डरेजियो है ना वो आप हर लाइंस मतलब कुछ कुछ स्टांजास के बाद अपना सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं. तो यहाँ पर डरेजियो थीम ऑफ पेट्रियोटिज्म के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. डायरेक्टली एड्रेसेस द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, और वो यहाँ पर डायरेक्टली स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को एड्रेस करते हैं. सो हियर डरेजियो ब्लेसेस ऑल द पेट्रियोटिक स्पिरिट्स हु गेव देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री एंड फ्री देयर कंट्री फ्रॉम द शेकल्स ऑफ कॉलोनियल रूल. मतलब उन्होंने अपनी कंट्री को कॉलोनियल रूल से फ्री कराने के लिए अपनी जान दे दी. वो अपने देश से इतना ज्यादा प्यार करते थे. अनशीथड स्वॉर्ड इज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट एज वेल एज वॉर. मतलब देखो जब कॉलोनियल रूल हमारे यहाँ पर था तो हमने प्रोटेस्ट भी किए, हमने वॉर भी किए. सो दिस वर्ड सिंबलाइजेस बोथ द प्रोटेस्ट एज वेल एज वॉर. ही ग्लोरीफाइज, डरेजियो हियर ग्लोरीफाइज द ब्रेव हार्ट्स. और ये ब्रेव हार्ट्स कौन है? वही पेट्रियोटिक स्पिरिट्स who bleed to emancipate their nation. It's mean here D'Alessio glorifies all those patriotic spirits, all those brave soldiers who gave their life for their country to free their country, who bleed to emancipate their nation. So his spirit salutes to all those who devoted their lives for the noble cause. Here D'Alessio salutes to all those brave soldiers or spirits who gave their life to free their nation. And it is indeed a noble cause. So guys, here is the summary of line 25 to 28, and here in the last section, so this is the last section of this poem, and here poet, by mistake I typed poet here, it is poet. Poet blessed the generous humans who felt pain when they saw their fellow human were tied by the chain of slavery. So here poet blesses all those human beings who felt the pain when they saw the other humans were tied by the chain of slavery. So यहाँ पर poet ये चीज कह रहे हैं कि जब वो किसी slave को देख, मतलब जब कोई ह्यूमन किसी स्लेव को देखकर पेन फील करता है तो वो असली ह्यूमन है पोइट की नजरों में. और यहाँ पर पोइट उस जेनरस ह्यूमन को ब्लेस करते हैं. एंड जेनरस हैंड मीन्स जेनरस पीपल हु ब्रोक द चेन व्हाट अ टायरेंट गेव टू द स्लेव्स. तो यहाँ पर आपकी जो पोम है उसमें आप देखोगे लाइंस 25 to 28 में कहीं पर लिखा होगा जेनरस हैंड. और यहाँ पर इस जेनरस हैंड का मतलब है वो जेनरस पीपल जो इन स्लेवरी की चेन्स को तोड़ते हैं, मतलब स्लेव्स को फ्री कराते हैं. वो पीपल, वो हैंड्स जेनरस हैं. चेन इज अ सिंबल ऑफ सब्जुगेशन एंड डिपेंडेंस. एग्जैक्टली देखो जब आप किसी एनिमल को देखते हो या फिर किसी भी ऐसी चीज को देखते हो जिसके ऊपर डिपेंडेंस जरूरी है, या आप किसी कार्ट को ही देखते हो जैसे बुल्लक कार्ट हो गया या कोई भी कार्ट हो गया या कोई एनिमल, तो वो चेन से बंधे होते हैं. और यहाँ पर जो चेन है ना वो डिपेंडेंस को सिंबलाइज कर रही है, सब्जुगेशन को सिंबलाइज कर रही है. तो इसी तरीके से जो एक स्लेव है वो भी डिपेंड है अपने ऑनर के ऊपर, वो उसको जिस तरीके से कहेगा उसी तरीके से उसको चलना पड़ेगा. सो चेन इज अ सिंबल ऑफ सब्जुगेशन एंड डिपेंडेंस. बाय फ्रीइंग देम फ्रॉम दोज सिंबॉलिक फीटर्स
द एबॉलिशनिस्ट्स हेल्प देम टू रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल। एग्जैक्टली। और जो जेनरस हैंड है ये जब उन लोगों को, उन स्लेव्स को इन फिटर्स से फ्री करा देते हैं, उसके बाद जो स्लेव है वो अपनी ट्रू पोटेंशियल को फील कर पाता है, अपनी ट्रू पोटेंशियल के साथ कुछ भी काम कर पाता है और अपनी ट्रू पोटेंशियल वो रियलाइज कर पाता है कि वो क्या चीज कर सकता है। लास्ट टू लाइन्स shows the poet sympathy for the degraded state of slaves। और लास्ट की जो टू लाइन्स हैं यहाँ पर जो पोइट है वो स्लेव्स के लिए सिंपैथेटिक हो रहा है, क्योंकि जो स्लेव्स है ना उनका स्टेट इतना डिग्रेडेड है कि हर चीज जो है वो उन्हें अपने ऑनर्स के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो पोइट बता रहा है कि स्लेव्स का स्टेट बहुत डिग्रेड हो चुका है और उनके साथ पोइट सिंपैथाइज कर रहा है। He also blessed the hearts who had fellow feelings for the slaves। और साथ साथ जो पोएट है वो उन सभी लोगों को ब्लेसिंग्स देता है जिनकी सेम फीलिंग्स है स्लेव्स के लिए, जो स्लेव्स के साथ सिंपैथेटिक फील कर पा रहे हैं, पोएट उनको भी ब्लेस करते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस पोम। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एनालिसिस। सो हियर इज द एनालिसिस एंड दिस पोम एज द टाइटल सजेस्ट कंसर्न्ड विद द आइडिया ऑफ फ्रीडम। सो ये जो पोम है इसका जो टाइटल है वही हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये फ्रीडम से कंसर्न है, फ्रीडम से रिलेटेड है। टेल्स द रीडर अबाउट द जर्नी ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम द कन्फाइंड ऑफ स्लेव टू द जॉय ऑफ फ्रीडम। और इस पोम में हम देखते हैं कि जो एक पर्सन था, एक इंडिविजुअल पर्सन था, वो किस तरीके से स्लेवरी से फ्रीडम तक की एक जर्नी ट्रेवल करता है। दिस पोम कैन बी रीड इन डिफरेंट वेज। सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बंगाल। सो इस पोम को हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से रीड कर सकते हैं, अलग अलग वेज से। देखो, दिस पोम गिव्स अस द सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया एट द टाइम, स्पेशली बंगाल की। सो इस पोम को जब हम पढ़ेंगे तो हमें बंगाल की जो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन उस टाइम पर थी उसके बारे में पता चलता है। At the level of individual, poem can be simply read celebrates the emancipation of an individual self from everything that chains him and holds him back। अब अगर हम इस पोम को इंडिविजुअल लेवल से पढ़ें तो हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन था जो कि स्लेवरी से फ्रीडम तक की एक जर्नी ट्रेवल करता है, तो उसकी सेलिब्रेशन को हम देखते हैं। These can be chains of orthodoxy, superstitions and blind faith। अब जो ये स्लेव था यहाँ पर ये चेन्स से बंधा हुआ था, और ये चेन देखो कोई भी चेन हो सकती है। ऑर्थोडॉक्सी की चेन भी हो सकती है कि आपके जो पर्सपेक्टिव है वो पुराने जमाने से ही लिंक्ड रह गए अब तक। सुपरस्टिशंस हो सकते हैं, और या फिर आपका कोई ब्लाइंड फेथ हो सकता है। तो चेन किसी भी चीज की हो सकती है। एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी, पोम सेलिब्रेट्स नोशन ऑफ फ्रीडम। अगर हम कम्युनिटी के लेवल पर देखें तो ये पोम एक फ्रीडम के नोशन को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रही है। फ्री फ्रॉम ग्लूइंग चेन ऑफ स्लेवरी, मेक यूज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू ब्रिंग अ न्यू लाइट्स इनटू देयर लाइफ्स। मॉडर्न एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, अगर हम किसी पर्सन की लाइफ को लाइट अप करना चाहते हैं तो। एंड इफ we read this poem at the national level, we can view it as a full of patriotic favor. It is favor. Urges fellow countrymen to break free from the enslaving chains of present depraved and degraded condition, work towards achieving the glory and honor। अगर हम इस पोम को नेशनल लेवल से पढ़े, नेशनल पर्सपेक्टिव से पढ़े, तो हम इसको देख सकते हैं कि ये पोम फुल ऑफ पेट्रियाटिक फेवर है कि एवरी इंडिविजुअल शुड ब्रेक द चेन ऑफ स्लेवरी। उस चेन को तोड़ना चाहिए जो कि हमारे कंट्री की कंडीशंस को खराब कर रही है। एंड वी शुड वर्क टूवर्ड्स अचीविंग ग्लोरी एंड ऑनर टू आवर कंट्री। हमें वो सारे काम करने चाहिए जिससे हमारी कंट्री डेवलप कर पाए। दिस पोम डायरेक्टली नॉट डील्स विद द imperialism, बट वी मस्ट कीप इन माइंड दैट इट डील्ड विद द इशू ऑफ imperialism ड्यूरिंग दिस टाइम। एग्जैक्टली, यहाँ पर imperialism का डायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं दिखाया गया है, बट हमें ये चीज अपने माइंड में रखनी चाहिए कि imperialism का इशू उस टाइम पर था। Poem explicitly contains the anti-slave rhetoric can be viewed as a poem that starts at the confluence of the nationalistic, poetic and patriotic। So it is poet here। यहाँ पर ये poet आना था। Poet explicitly contains the anti-slave rhetoric। यहाँ पर जो poet है उसने anti-slave rhetoric को यहाँ पर यूज किया इस poem में, जो कि nationalistic perspective से भी दिखाया, poetic से भी और patriotic से भी। तो इन सब का एक confluence यहाँ पर poet ने दिखाया है। So that's all about the analysis। अब हम देख लेते हैं इस पोम की themes। So guys, here are the themes। First theme is slavery, then patriotism and then freedom। और symbols भी इस पोम में बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं, जैसे winds है, floods है, ये सब symbols हैं, slavery के symbols हैं ये। So these are the themes। और इसके अलावा आपको इस पोम में बहुत सारी themes और symbols और भी मिल जाएंगे।
सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोम। और इसके बाद भी इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर नॉवल या पोम के बारे में पहले डिस्कस करें, या आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूँ, सो यू गाइस कैन शेयर दैट विद मी ऑन द इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज और व्हाट्सएप. I'll give the link of all the three in the description box. And guys, do follow me on Instagram and also on my Facebook page. और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।